नेक्स्ट जो करंट अफेयर हम कवर करेंगे नेक्स्ट न्यूज है सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव्स बिगिन सॉफ्ट लॉन्च ऑफ भारत टैक्सी इन दिल्ली गुजरात। एक कोऑपरेटिव होता है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिस रेशियो में वो उसमें फंड डालेंगे, ठीक है, उसी रेशियो में वो प्रॉफिट लेंगे। तो एक तरह से मल्टीपल लोगों का बिजनेस होता है कोऑपरेटिव्स। वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, खुद ही उस बिजनेस को चलाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। तो ऐसा एक कोऑपरेटिव वेंचर स्टार्ट हुआ है टैक्सी के फील्ड में इंडिया में। 2 जगह पे लॉन्च किया गया है, दिल्ली में और गुजरात में। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है। सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव बिगिन सॉफ्ट लॉन्च ऑफ भारत टैक्सी इन दिल्ली एंड गुजरात, और उस वेंचर का नाम रखा गया है भारत टैक्सी। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत टैक्सी क्या है, तो ये एक कोऑपरेटिव टैक्सी सिस्टम है जहां पे जो ड्राइवर्स हैं वो ओन करेंगे उन टैक्सीज को, ठीक है। और जैसे ओला चलता था, उबर चलता था पहले, ये वैसा ही कुछ सिस्टम है। लेकिन ओला उबर में जो ओनरशिप होती थी वो कंपनी के पास होती थी, और ड्राइवर जो है वो अलग होते थे गाड़ी के। हालांकि कंपनी की ओनरशिप ओला और उबर के जो ओनर थे, प्रमोटर थे, उनके पास थी, गाड़ी तो उनमें भी ड्राइवर्स ही ओन करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे वेंचर्स को वो ड्राइवर मिलके ओन करेंगे, ठीक है। उसका नाम रखा गया है भारत टैक्सी। तो ये एक तरह का कोऑपरेटिव है। सो कोऑपरेटिव्स हमने पढ़ा था, इंडिया में कोऑपरेटिव बनाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी कोऑपरेटिव फॉर्म बना सकता है, कुछ पर्सन मिला के अगर कोऑपरेटिव्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये राइट उनको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से मिला। फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9B के अंदर आता है। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97th, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और एक सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लॉन्च हुई है जिसका नाम है भारत टैक्सी, ठीक है। और कहां कहां लॉन्च हुई है? दिल्ली में और गुजरात। तो ये इस न्यूज के बारे में आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट लॉन्च का मतलब क्या है? हाँ, सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है कि 10 एक नॉर्मल मतलब सॉफ्ट लॉन्च का मतलब ये हो गया एक तरह से कि नोट, एक तो होता है कि कोई चीज वहां पे प्रेजेंट हो तब आप उसको लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरह का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया कि एक सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी से वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। या सॉफ्ट लॉन्च को ऐसे भी यूज कर लेते हैं टर्म को कि किसी चीज का सॉफ्ट लॉन्च हुआ है तो मतलब एक ठीक ठाक शुरुआत हुई है, कोई मतलब बहुत शोर नहीं मचाया, बहुत अल्लाह गुल्ला नहीं किया, बहुत पैसे नहीं लगाए, कोई ग्रैंड इवेंट नहीं किया, तो उसको एक सॉफ्ट लॉन्च बोल देते हैं कि एक सॉफ्ट लॉन्च था जिसको जब स्टार्ट किया गया तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया गया है, तो उस वे में भी सॉफ्ट लॉन्च बोल देते हैं, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव है, जिसको ऑब्वियस है मैंने बता दिया कि कोऑपरेटिव है तो ओन जो करेंगे वो ड्राइवर करेंगे, लेकिन ये दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। तो नेशनल लेवल पे किसी कंट्री ने कभी ऐसा कोई मोबिलिटी कोऑपरेटिव नहीं बनाया था। हमारे पास बहुत सारे और कोऑपरेटिव हैं, जैसे अमूल है एग्जांपल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म है, ठीक है। आनंद एक प्लेस है गुजरात में, तो वहां से वो चलता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है।
इसको 1970s में बनाया गया था। बनाने वाले थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कि वो इंडिया में फादर थे व्हाइट रिवॉल्यूशन के। सर एच के बाद क्या है? ESE। किसके? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये 1970s में स्टार्ट किया गया था वर्गीज कुरियन नाम के एक पर्सन के द्वारा। उनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इसका दूसरा नाम है मिल्क रिवॉल्यूशन का ऑपरेशन फ्लड। तो अगर ये पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो इट वाज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड से क्या हुआ? व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन करने के लिए अमूल जो बनाया गया था वो दिमाग लगाया था इस पर्सन ने, वर्गीज कुरियन ने। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एक हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था। MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्लड से व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है और ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है उड़ीसा से। 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन उड़ीसा। और ये उड़ीसा के एक बीच है, उड़ीसा में चंद्रभागा बीच, वहां पे हुआ है। और ये चंद्रभागा बीच इज नियर टू कोणार्क सन टेम्पल। और आपको एक पर्सन का भी नाम याद रखना है, सुदर्शन पटनायक। ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं ये इंडिया के, वर्ल्ड रिनाउंड। आप लोग कई बार कभी रील में या कहीं पे देखा हो तो कोई बड़ा सा पिक्चर अगर सैंड पे बना हुआ है तो नॉर्मली वो यही बनाते हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, ये बहुत रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं। जैसे ही कुछ है, जैसे इतने फेमस है, जैसे कुछ बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का नाम आपने सुना हो या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम सुना हो, तो ये सैंड आर्टिस्ट में बहुत बड़ा नाम है सुदर्शन पटनायक। शायद ही कोई ऐसा अवार्ड होगा वर्ल्ड में सैंड आर्ट में जो इसने ना जीता। ठीक है, सो ही बिलोंग टू उड़ीसा। देन उसके बाद सन कोणार्क टेम्पल। सन कोणार्क टेम्पल इसको गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था। गंगा डायनेस्टी के किंग थे नरसिम्हा देव वन। सन कोणार्क टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, मतलब जो स्टाइल है उसके बनने का, वो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर है। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर इज ए सब पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर।
और नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट वाज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता के टाइम पे ये बना था। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझो। इंडिया में 3 टेम्पल आर्किटेक्चर हैं जो बहुत फेमस हैं, मेन नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल और विसारा स्टाइल। ये किस टाइप से टेम्पल बनेंगे, ठीक है, तो अलग अलग डायनेस्टी में ये स्टाइल डेवलप हुए। तो नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल है टेम्पल्स का, हालांकि ये अब नहीं है, पहले की बात है, अब तो वो इंटरमिक्सिंग हो गई है उनकी, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल होता था टेम्पल बनाने का, उसको नगरा स्टाइल बोलते थे, जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे इवॉल्व हुआ। साउथ इंडिया में जो टेम्पल जैसे बनते थे उसको द्रविड़ा स्टाइल बोला जाता था, जो पल्लवाज के टाइम पे डेवलप हुआ, ठीक है। और जो मिडिल इंडिया है, ठीक है, बेसिकली वो पोर्शन जो सतपुरा रेंज के नीचे है, ठीक है, महाराष्ट्र और इस रीजन में, वहां पे डेवलप हुआ था विसारा स्टाइल। विसारा बेसिकली इंटरमिक्सिंग थी नगरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल की, तो उसको डेवलप करने में हेल्प की थी चालुक्याज ने। तो चालुक्याज भी शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो चालुक्याज ने स्टार्ट किया विसारा स्टाइल, गुप्ताज ने स्टार्ट किया नगरा स्टाइल, और पल्लवाज ने स्टार्ट किया द्रविड़ा स्टाइल। तो कम से कम इतना तो आप याद रख लेना कि ये 3 टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। ये 3 किस किस ने स्टार्ट किए थे, किस किस डायनेस्टी के टाइम पे, उनके नाम याद रख लेना। विसारा, VESARA, डन। तो नगरा स्टाइल में बहुत सारे और भी स्टाइल हैं, ठीक है। तो उसमें से एक स्टाइल है कलिंगा स्टाइल। ये कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है सन कोनार्क टेम्पल, कोनार्क सन टेम्पल, ठीक है। इसको बनवाया था गंगा डायनेस्टी के किंग थे नरसिम्हादेव वन ने, ठीक है। और उड़ीसा में, इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन जो आते हैं वो भी उड़ीसा में ही आते हैं। सबसे ज्यादा साइक्लोन हिट एरिया इंडिया का उड़ीसा है, ठीक है। इससे अलग और उड़ीसा में हमने पढ़ा था, वहां पे एक एनुअल चैरियट फंक्शन होता है। एक टेम्पल है पुरी में, जगन्नाथ पुरी टेम्पल। पुरी एक प्लेस है उड़ीसा में, वहां पे जगन्नाथ टेम्पल है। वहां पे एनुअल चैरियट फेस्टिवल होता है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर, पुरी उड़ीसा में है, तो वहां पे एनुअल चैरियट फेस्टिवल होता है, ये याद रखना है आपको। एक हमने पढ़ा था तो एक चंद्रभागा बीच याद रखना, उड़ीसा में है। और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, हरिबाड़ा किसकी मास नेस्टिंग साइट थी? ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल पढ़े थे हम लोगों ने। ओलिव रिडले टर्टल, इनकी मास नेस्टिंग साइट है। मास नेस्टिंग साइट का मतलब है कि ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे वहां पे एग ले करते हैं। ये जो टर्टल्स हैं, ओलिव रिडली टर्टल, ये एक टाइप के टर्टल है जो ओशियन से आते हैं, बे ऑफ बंगाल से आते हैं, ठीक है। और उड़ीसा के जो बीचेज हैं वहां पे मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग का मतलब है कि एग ले करते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ओलिव रिडली टर्टल के बारे में याद रखना। और उड़ीसा में एक चिल्का लेक पढ़ी थी हमने, चिल्का लेक, इंडिया की। चिल्का लेक के बारे में क्या फेमस है? नहीं, लगून है ये, इंडिया की लार्जेस्ट। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया, ठीक है। लगून वहां बनती है जहां पे फ्रेश रिवर का वाटर और ओशियन का वाटर मिलता है, ठीक है। तो हाँ, वो वहां उसको लगून बोलते हैं।
तो इंडिया की लार्जेस्ट लगून है ब्रैकिस लगून है। ब्रैकिस ब्रैकिस का मतलब होता है जहां पे सोल्ट की कंसेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है पानी में। इंडिया की फ्रेश वाटर जो लेक है लार्जेस्ट वो है वुलर लेक, उड़ीसा में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिस लेक है। ब्रैकिस का मतलब होता है कि बहुत साल्टी नहीं है लेकिन फ्रेश भी नहीं है। ठीक है, तो चिल्का लेक के बारे में हमने पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था उड़ीसा के अंदर इंडिया का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है चांदीपुर में। चांदीपुर उड़ीसा में इंडिया का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। और एक उड़ीसा के पास ही व्हीलर आइलैंड है। उड़ीसा के पास व्हीलर आइलैंड है, WHEELER व्हीलर आइलैंड, जिनका अभी नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के पास है। ठीक है, ये किस चीज के लिए फेमस है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इंडिया के 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो हैं, थुम्बा केरला, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और तीसरा है व्हीलर आइलैंड या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। ये 3 इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। चांदीपुर उड़ीसा इंडिया का मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है। ठीक है, तो ये चीज उड़ीसा के बारे में ध्यान रखना। और उड़ीसा बॉक्साइट में प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में। बॉक्साइट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूज, इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति। तो एक हमने इक्विवेरिन पढ़ी थी पहले, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। गरुड़ शक्ति हो गई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया एक आर्किपिलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और नई कैपिटल ये बना रहे हैं न्यूसंतारा। जकार्ता क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इज ऑन द वर्ज ऑफ सबमर्ज अंडर द वाटर। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, न्यूसंतारा नई कैपिटल बना रहे हैं। ये न्यूसंतारा जो कैपिटल है ये बोर्नियो नाम के एक आइलैंड पे बना रहे हैं। ये बोर्नियो आइलैंड पैसिफिक ओशियन के अंदर है। बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्री हैं जो मैंने बताया था, IBM के नाम से आप याद रख सकते हो। इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। इनमें से इंडोनेशिया का जो पार्ट है वहां पे अपनी नई कैपिटल ये बना रहा है न्यूसंतारा। एंड जकार्ता इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। एक मॉडरेट मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, मतलब एक्सट्रीम मुस्लिम नहीं है रहते यहाँ पे, मॉडरेट मुस्लिम रहते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल जो मुस्लिम्स होते हैं जो कैप पहनते हैं, फिर वो तो उस टाइप के मुस्लिम यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट मुस्लिम कंट्री माना जाता है इंडोनेशिया। मतलब बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से कटा हुआ है क्योंकि बाकी मुस्लिम वर्ल्ड मेनली अरब कंट्रीज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनसे साइड में पड़ता है एशियान के अंदर। और ब्रूनी आइलैंड वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। पहला है ग्रीनलैंड, सेकंड PNG, थर्ड ब्रूनी, बोर्नियो ब्रूनी तो कंट्री है उसमें, बोर्नियो, और चौथा है मेडागास्कर। आर्किपेलागो होता है जो जहां ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं।
पहला, हाँ, ग्रीनलैंड पीएनजी, पपुआ न्यू गिनी, पीएनजी। जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है पीएनजी, पपुआ न्यू गिनिया, ये भी पैसिफिक ओशियन में है। ये ब्रूनई आइलैंड के साइड में ही है ये पीएनजी। डन। नेक्स्ट है अर्थ समिट। अमित शाह इनॉग्रेट अर्थ समिट 2025 इन गुजरात। अर्थ समिट में अर्थ की फुल फॉर्म लिखो, उससे समझ में आएगा कि समिट किस चीज के लिए, पर्पज क्या है। इंपावरिंग एग्रीकल्चर, इंपावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी, एंड हार्मनी। इंपावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्मनी। ठीक है, तो बेसिकली रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए है ये अर्थ समिट। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि ये अर्थ समिट हुई कहां पे है। तो ये अर्थ समिट गुजरात में हुई है। एक अर्थ समिट हमने पढ़ी थी 1992 की, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, इसका इसलिए उसका नाम अर्थ समिट था। ठीक है, ये रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, ये अर्थ समिट जो है गुजरात में हुई है। तो गुजरात में एक तो ये हो गया, एक इससे पहले हमने क्या पढ़ा गुजरात में, नहीं आज ही तो पढ़ा है, भारत टैक्सी। डन। नेक्स्ट है राजस्थान से न्यूज। राजस्थान ये इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न्यूज में रहा है और अभी रहेगा भी जब तक सभी स्टेट्स में नहीं हो जाता है। एसआईआर है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है, रिवीजन हो रहा है जो वोटर लिस्ट है उसका। तो ये एसआईआर इज रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ वोटर लिस्ट, कि वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाए, जो जो भी वोट, जिसके भी वोट बने हुए हैं उसको रिव्यू किया जाए कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू डिजिटाइज 100% ऑफ वोटर रोल अंडर एसआईआर। तो पहला डिजिटल एसआईआर इंडिया का राजस्थान में हुआ, पहला एसआईआर इंडिया का बिहार में हुआ। फर्स्ट एसआईआर करने वाला स्टेट था बिहार और फर्स्ट डिजिटल एसआईआर करने वाला स्टेट था राजस्थान। एसआईआर करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एसआईआर करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ फैक्ट्स लिखो राजस्थान के बारे में। लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। यहां पे इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट होने का रीजन है अरावली माउंटेन रेंज। जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अरावली हिल्स, अरावली जो माउंटेन रेंज है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो है माउंट आबू पे। माउंट आबू एक जगह है अरावली हिल्स पे, माउंट आबू नाम का एक माउंट है। इस माउंट आबू पे एक प्लेस है जिसको बोला जाता है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर अरावली हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है। 1220 मीटर की हाइट है इसकी, लगभग 4000 फीट हो गया।
सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, और ये है कहाँ, माउंट आबू पे, क्योंकि अरावली तो माउंटेन रेंज है ना, तो उसमें अलग अलग माउंटेन है, तो एक माउंटेन है आबू, उस आबू के ऊपर गुरु शिखर नाम का एक हाईएस्ट पीक है। ठीक है, पढ़ा भी होगा शायद आप लोगों ने, वहां पे जैन टेम्पल है, एक जैन टेम्पल है वहां पे गुरु शिखर के ऊपर। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के अंदर सांबर लेक है, SAMBHAR, SAMBHAR, सांबर लेक। इसके बारे में फेमस ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड, INLAND, इनलैंड सोल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट वाटर लेक है इंडिया का सांबर लेक। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान का स्टेट बर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की लिस्ट में, तो इसलिए ये न्यूज में रहता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का स्टेट बर्ड। डन। नेक्स्ट न्यूज है, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। इंडिया और नेपाल के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण। तो कुछ फैक्ट्स हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल काठमांडू, किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पढ़ेंगे 12th क्लास के सिलेबस में है सार्क, हमारे 3rd चैप्टर में, कंटेम्परेरी साउथ एशिया। 1985 में बना था, और मेंबर याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको कि SBI PNB की मां, S फॉर श्रीलंका, B फॉर बांग्लादेश या भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश, MA फॉर मालदीव्स, A फॉर अफगानिस्तान। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की, हालांकि अब ये बदल जाएंगी, और वहां के एक रैपर हैं बालेंद्र शाह, रैपर जो नॉर्मली रैप करता है, तो जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से उसको बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, तो अभी 1 या 2 दिन में वो मोस्ट प्रोबेबली वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। शायद हम नेक्स्ट टाइम पे न्यूज कवर करें तो मैं आप लोगों को लिखवा भी दूं कि चेंज हो गए, तो ही इज न्यू प्राइम मिनिस्टर टू बी नेपाल, बिलेंदर शाह। इनकी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से गवर्नमेंट फॉल हुई थी वहां पे, तो सुशीला कार्की को तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। केयर टेकर मतलब कि जब तक कोई और नहीं आ जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते, तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन वो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी नेपाल की। नेपाल का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस में हम 3rd चैप्टर में, कि कैसे वहां से मोनार्की रूल से डेमोक्रेसी में चेंज हुआ। नेपाल में ग्रेटर हिमालय है, और ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी पीक है माउंट एवरेस्ट, विद द हाइट ऑफ 8848.8 मीटर, और 8849 मीटर भी आ जाता है कहीं कहीं। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
तो ये ग्रेटर हिमालय में है और जहां पे है ये नेपाल के अंदर है। बेसिकली नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है ये, नेपाल तिब्बत बॉर्डर के ऊपर। नेपाल और इंडिया के बीच में एक रीजन है जिसको बोला जाता है तेराई रीजन। शायद सर ने पढ़ाया भी होगा ज्योग्राफी में पिछले साल। मार्सी स्वैम्प रीजन है, पानी खड़ा रहता है हमेशा उस रीजन में, ठीक है। तो तेराई रीजन है, शिवालिक हिमालय का जो नीचे वाला पार्ट है वो है, ठीक है, तेराई रीजन। डन। नेक्स्ट न्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने पहले ही कवर करवा दी थी। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में दीपावली को ऐड कर लिया गया है, ठीक है। और जो ये यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी था, इसका जो 20th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का सेशन हुआ था वो न्यू दिल्ली रेड फोर्ट में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में समिट हुई थी, वहां पे दीपावली को ऐड किया गया है। पिछले साल की बात है ये, क्योंकि अब अगले साल जब समिट होगी तब तक तो पेपर ही हो चुका होगा, क्लैट का तो हो ही चुका होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका समिट भी इंडिया में ही हुआ था रेड फोर्ट पे, तो वहां पे ऐड किया गया है दीपावली को। तो ये 16वां एलिमेंट बन गया। पहले 3 कौन से थे? रामलीला, वैदिक चैंटिंग और कुटियात्तम। कुटियात्तम जो है एक केरला का संस्कृत थिएटर डांस, संस्कृत थिएटर है केरला का, नॉट डांस, संस्कृत थिएटर है। और इससे पहले ऐड किया गया था दुर्गा पूजा को, उससे पहले नवरूज नाम के एक फेस्टिवल को ऐड किया गया था, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे वो सारी लिस्ट भी एक बार 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ICH फ्रॉम इंडिया। तो वो 16 के नाम आपको मोटा मोटा एक बार ध्यान रखने पड़ेंगे, तो हम धीरे धीरे उनको पढ़ लेंगे। 3 और 3 6 तो पढ़ लिए 16 में से हमने। दीपावली, नवरूज, दुर्गा पूजा, 3 ये और 3 पहले वाले, तो 6 तो हो ही गए, ठीक है। धीरे धीरे हम बाकी भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स AI कमेटी टू ओवरसी अडॉप्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ AI टूल। तो सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी है जिसका नाम है PS नरसिम्हा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं PS नरसिम्हा। तो PS नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ AI इन सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में AI को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है PS नरसिम्हा कमेटी। ये क्या सुप्रीम कोर्ट की है? हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए। मतलब कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वैसे तो अगर इंप्लीमेंट होगा तो फिर पूरे ही जुडिशियल सिस्टम में होगा, लेकिन कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है क्योंकि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा, जो भी चीजें स्टार्ट होंगी। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में बना था सबसे पहले, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। टू रेगुलेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इसमें एक प्रोविजन डाला गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा कोलकाता के अंदर, और ये बना 1774 में। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे। और जो चीफ जस्टिस बने थे पहले, एलिजा इम्पे, he was the first चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में बनी थी, उसके पहले चीफ जस्टिस थे। जो
हाँ नहीं मेल थे, और जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके थे एच जे कानिया, हीरालाल कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये मैंने पहले भी करवाया था आप लोगों को। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता में सबसे पहली बार। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट बना, इसके बाद एक हाई कोर्ट एक्ट आएगा 1862 का, 1861 हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 है या 2 है, ये मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ पा रहा, 2 ही है, 1862 हाई कोर्ट एक्ट आएगा 1862 का। इस हाई कोर्ट एक्ट के अंडर में जो ये सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, इसको रिप्लेस करके हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नया बनाया जाएगा, ठीक है। कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो इस हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट एक्ट आया 1862 का, तो 2 हाई कोर्ट बनाए गए, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। बाद में फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट का प्रोविजन रखा गया। और इंडिया में न्यू दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया। जब ये फेडरल कोर्ट बन गया तो जो ये हाई कोर्ट था, जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसको कलकत्ता हाई कोर्ट बना दिया गया। बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट बना। ये फेडरल कोर्ट को 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। मैं दोबारा बताता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज रखे। जो चीफ जस्टिस था एक, उसका नाम था एलिजा एम्पे। देन उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट आया 1862 का, 2 हाई कोर्ट बनाए गए, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। उस वक्त तो दिल्ली में ही था, न्यू दिल्ली में नहीं था, उस वक्त दिल्ली में था। दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया और ये बना था 1937 में, 1937 में बना। तो जब ये यहां पे बन गया तो इट वाज ए काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट था, इसको बंगाल में, सॉरी, कलकत्ता हाई कोर्ट बना दिया गया। तो बंगाल में एक हाई कोर्ट हो गया, एक हाई कोर्ट मद्रास में हो गया और एक हाई कोर्ट बॉम्बे में हो गया। यही 3 पावर सेंटर थे जहां से ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है। और दिल्ली में हो गया सुप्रीम कोर्ट एक तरह से, लेकिन उसका नाम फेडरल कोर्ट था। उस फेडरल कोर्ट का नाम बदल के 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना 26 जनवरी को था, लेकिन उसने फंक्शन करना स्टार्ट किया 28 ऑफ जनवरी को। डन। जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना तो उसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जज थे, तो उसकी स्ट्रेंथ थी 8, ठीक है। फिर उसकी स्ट्रेंथ हुई 11, 8 के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, लिखना पड़ेगा ये, 8 के बाद हुई 11 के बाद 14, 14 के बाद 18 के बाद 26 के बाद 31 और फिलहाल स्ट्रेंथ है 34। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 4 नंबर दे दे वो आपको, तो आपको पता होना चाहिए 8 स्ट्रेंथ थी, 11 थी,
14 थी, 18 थी, देन उसके बाद 26, 31 और 34। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने की।